यस सर। तो बच्चों हम लोग ने डेफिसिट पढ़ लिया था। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज रेवेन्यू, एक बार फिर से बता देता हूँ। उनके हम लोग ने इम्प्लीकेशंस छोड़े थे। ओके, तो इम्प्लीकेशंस पढ़ के आज इसका राम राम सत्य हो जाएगा। और फिर अगले लेक्चर से मैं आपको टाई पहनाऊंगा, TIE, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बड़ा मजेदार यूनिट है, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें किताब में बड़ा कम दिया और मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है आपके लिए। चलिए, तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, आपको पहले ये पता होना चाहिए बच्चों। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका बजट में जो एक्सपेक्टेड रोजमर्रा के जीवन में रिसिप्ट होगा बच्चों, वो कम होगा, और रोजमर्रा के जीवन में जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा होगा। दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। इज दैट क्लियर? पक्का। प्राइमरी और फिजिकल जब आगे आएंगे तो उसकी बात कर लेंगे हम लोग। सो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज, implications of revenue deficit. So गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इट इज लेस, आई रिपीट चिल्ड्रन, receipts are low, and children expenditure is high. अगेन एक्सपेक्टेड वर्ड तो आप याद रखेंगे। तो बच्चों जब भी किसी फ्रेंड के आपके पास पैसे कम हो, बेचारे का खर्चा ज्यादा है, तो क्या करेगा? या तो आप जैसे फ्रेंड से बोरो कर लेगा बेचारा, या सो कॉल्ड अपनी बाइक से, अपनी व्हीकल से फ्यूल निकाल के बेचेगा, और इससे गिरी हुई हरकत वो कोई कर नहीं सकता। तो सिमिलरली व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू व्हेन इट एक्सपेक्ट्स कि बजट में हमारे रिसिप्ट्स कम होंगे और हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, हम अपनी कुछ बिजनेस कंसर्न्स को बेचेंगे। गॉट इट क्लियर? कुछ गौतम अंकल को भेज देंगे, गौतम अडानी जी, कुछ मुकेश अंकल को भेज देंगे, मुकेश अंबानी जी, कुछ मैंने खरीद लिए बिजनेसेस, कुछ आपने खरीद लिए बिजनेसेस मान लीजिए। तो हम सब गवर्नमेंट को पैसे देंगे, और गवर्नमेंट के पास जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, जो रिसिप्ट्स लेस थे, वो एक तरह से कॉमेंसुरेट हो जाएंगे, मतलब पूरे पड़ जाएंगे उनके। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इंडिकेट्स डिसइन्वेस्टमेंट। लॉजिक समझ में आया? तो मान लीजिए गवर्नमेंट को लग रहा है आने वाले अगले साल के बजट में 10,000 करोड़ का रिसिप्ट होने वाला है एंड 12,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। तो अब ये 2,000 करोड़ हमारे पास कहां से आएगा? गवर्नमेंट इस 2,000 करोड़ रुपीस के लिए मेरे को ऑफर कर रही है कि आप रेड फोर्ट ले लीजिए न्यू दिल्ली का, या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आप हमसे किराए पे ले लीजिए, हमको 2,000 करोड़ दे दीजिए, और 20 साल तक वहां का एंट्री फी का टिकट आप रखिए, मेंटेनेंस वगैरह सब आप देखिए, अपना 2,000 प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिटेबिलिटी जब आपकी पूरी हो जाए तो हमको वापस दे दीजिएगा, फिर उसको हम मैनेज करेंगे। मैंने कहा ठीक, बढ़िया सौदा है। आपने गवर्नमेंट से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट है ताजमहल, वो 5 साल के लिए किराए पे ले ली और गवर्नमेंट को 2,000 करोड़ रुपए दे दिया। तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग चिल्ड्रन? डिस इन्वेस्टमेंट। या आपने BSNL खरीद लिया, या आपने लेटेस्ट से एयर इंडिया भी टाटा वालों को बेचा ना। गवर्नमेंट ने बच्चों एयर इंडिया किसको भेज दी? टाटा को, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी। क्यों पैसे की जरूरत थी? दे हैड रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आया? तो कोई नई चीज नहीं है, जो आप न्यूज में पढ़ते हैं ना, बस वही इकोनॉमिक्स होती है बेसिकली। व्हाट इट? अभी तेजस एक्सप्रेस है, एक प्राइवेट वाली है और एक गवर्नमेंट वाली है। तो भाई प्राइवेट वाली उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए कि भाई ये ट्रेन आप चलाइए, 5,000 करोड़ उनको दे दीजिए, हम उससे दूसरी ट्रेनें बनाएंगे। तो गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग इट्स डेफिशिएंसी एज सच। दूसरा क्या हो सकता है? अब जब पैसे की कमी पड़ती है, मैंने बताया ना आपका फ्रेंड क्या करेगा, या तो आपसे बोरो कर लेगा, व्हाट इट क्लियर, वही काम गवर्नमेंट करेगी, या तो सो कॉल्ड अपनी व्हीकल में से थोड़ा सा फ्यूल निकाल के आपको बेच देगा। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा, या तो गवर्नमेंट अपनी जायदाद बेचेगी, या तो पब्लिक से क्या करेगी बच्चों? बोरो। जब बोरो करेंगे तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेइंग ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम टैक्स का पैसा उस इंटरेस्ट को पे करने में चला जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? तो आप बोलेंगे सर ये गुड है कि बैड है? शॉर्ट टर्म में इट मे सीम टू बी बैड, बट लॉन्ग टर्म में इट इज गुड, प्रोवाइडेड ये जो खर्चा हो रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना हो। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ये जो सब्सिडी बांटती है हैप्पी बर्थडे की गिफ्ट की तरह, गवर्नमेंट ये जो पुअर चैप्स को पैसे देती रहती है, ये गंदा काम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कंट्री के लिए बड़ी खतरनाक होती है।
फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट उतनी खतरनाक नहीं होती, बिकॉज देयर मनी इज पुट इनटू डेवलपमेंटल एरियाज चिल्ड्रन। ये तो गवर्नमेंट लेटर्स से गरीबों को पैसे फ्री में बांटे जा रही है, लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है जिनको पढ़ना भी नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन फ्री में दिए जा रहे हैं, लोग उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो इस तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट इम्प्लीकेशन मैंने अभी अभी बताया ना, इट्स अ वार्निंग सिग्नल। तो गवर्नमेंट एक काम और कर सकती है यहाँ पे बच्चों, फॉर द गवर्नमेंट टू कट इट्स एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो कभी भी अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक अकल आने वाली बात है कि भाई आप अपने खर्चे थोड़े से कम कर लीजिए, क्योंकि ये जो आप खर्चा कर रहे हैं ये आपका डे टू डे एक्सपेंस है। ये कोई टनल बनाना या नया रेलवे ट्रेन वंदे भारत लॉन्च करना ऐसा खर्चा नहीं हो रहा। तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत खतरनाक कंटेंट है। फिस्कल डेफिसिट हो चलिए अच्छा, नो प्रॉब्लम। प्राइमरी डेफिसिट हो नो प्रॉब्लम, बिकॉज देयर मनी स्पेंट ऑन लॉन्ग टर्म वेंचर्स। ये रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, आप पापा से कहिए कि भाई मेरे को एक नया पीस ऑफ लैंड परचेज कर दीजिए, मैं वहां पे एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पापा वो डेफिनेटली से यस। बट आप पापा से कहेंगे मेरे को 2.25 लाख का आईफोन दे दीजिए, वो 2 लाख मारेंगे। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? ऊपर में बात गई। तो दैट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट लैंड परचेज करना इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, झटपट लिख लीजिए बच्चों पूरा टेक्स्ट। एंड बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट बोले या आप बिजनेस की लैंग्वेज में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की शॉर्टेज बोले, बात एक ही है। अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बैंक ओवरड्राफ्ट बोले, बात एक ही है। तो अगर आप आईबी सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेशनल बैकलरेट, जिसको आईजीसीएसई भी बोलते हैं, कैम्ब्रिज सिलेबस, तो वहां पे एक टीचर आपको पढ़ा था अकाउंटेंसी में बैंक ओडी, एक आपको पढ़ा था इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा टीचर आपको बिजनेस स्टडीज में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ा था। तीनों एक ही चीज होती है, कोई खास फर्क नहीं है। लिख लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, सो कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आ गया। फिस्कल डेफिसिट, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं क्योंकि अब इसके इंप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग टोटल रिसिप्ट्स, जिसमें आप बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे, और इसका नेट फॉर्मूला होता है सो कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। जिस कंट्री में जीरो फिस्कल डेफिसिट होता है, मतलब वहां पे सरकार के ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, एंड दैट्स द बेस्ट कंट्री फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन तो है नहीं। जहां पे जीरो फिस्कल डेफिसिट हो गया, जब बर्डन नहीं होगा तो उनको पेबैक नहीं करना, पेबैक नहीं करना तो वहां के लोगों को और बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स बढ़ा के परेशान नहीं करेगी, और इस कंट्री में ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पूरी कमाई हुए पैसे आप खर्च कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे 1 रुपए भी नहीं देना, तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी। बट लॉन्ग पीरियड में अगर ऐसा हो गया बच्चों, आई रिपीट, लॉन्ग पीरियड में अगर ऐसा हो गया तो इस कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत जल्दी आता है, क्योंकि वहां लोग खर्चा बहुत करेंगे, डिमांड विल बी मोर। तो यहाँ पे बिजनेसमैन को ये देखना है कि हमको मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम नहीं होने देना, क्योंकि अगर सप्लाई कम हुई, बाहर तो खड़ा है बाजार में, डिमांड इज मोर बट गुड्स आर नॉट अवेलेबल, व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? इन्फ्लेशन हो जाएगा कंट्री में। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बड़ा सपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए कनाडा और दुबई बाहर से लोगों को इनवाइट करते रहते हैं कि आओ हमारे देश में फैक्ट्री लगाओ, क्योंकि गुड्स की सप्लाईज, सर्विसेज की सप्लाईज कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पीपल हैव एम्पल मनी टू स्पेंड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ये सबको समझ में आ गया? जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा बच्चों, इसका मतलब कंट्री की बोरोइंग उतनी ज्यादा होगी। सो मोर द फिस्कल डेफिसिट, मोर वुड बी द बोरोइंग। समझ में आ गई बात? और अगर बच्चों बोरोइंग ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होगा। पुरानी हिंदी मूवी देखी होगी, बेचारा गरीब किसान अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के 1 लाख रुपए का लोन ले लेता है गांव के मनी लेंडर से। मनी लेंडर एग्जॉर्बिडेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, 25-30%। पहले होता भी था, प्री इंडिपेंडेंट ब्रिटिश एरा वगैरह में, काफी टाइम बाद में भी ऐसा चलता रहा। तो दादाजी ने लोन लिया और बेचारा ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड उसका इंटरेस्ट भी पूरा नहीं भर पा रहा है, अभी प्रिंसिपल तो भूल ही जाइए। दिस सिचुएशन where interest burden exceeds the principal is known as what children? Debt trap. What? Debt trap. चाइना ने
पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ यही काम किया था। गॉट इट क्लियर? उनको इतना कामचोर बना दिया पॉकेट के रिसोर्सेज देके कि लोग एकदम आलसी हो गए। बदले में चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका से क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए कि भाई इंडिया को हमको दोनों तरफ से घेरना है, तो अपने पोर्ट्स पे हमको काम करने दीजिए, हम अपना वॉरफेयर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, अपनी सबमरीन्स आपके सो कॉल्ड सी शोर्स पे लगा देंगे। तो इन दैट केस चाइना को मौका मिल गया, श्रीलंका को लगा भाई चाइना हमको सपोर्ट कर रहा है, बट सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा बर्बाद कर रहा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो डेली आपके लिए टिफिन में बढ़िया बढ़िया पकवान बना के ला रहा है, डेली आपको कहता है स्कूल से चलो 4 घंटे आवारा की तरह घूमे, तो वो आपको बर्बाद कर रहा है, वो अच्छा फ्रेंड नहीं है। अच्छा फ्रेंड वो है जो कान के नीचे 2 कंटाप लगा, चल घर चल अपने चल, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, घूमेगा। ये सर्कल समझ लिया अपने आप को, गोल गोल घूम रहा है। डोंट बिकम अ सर्कल, बिकम अ लाइन। स्कूल से सीधे घर। समझ में आया कि नंबर भी सर्कल की तरह आएगा? व्हाट इट? हाँ, ठंडा पानी बताइए। क्या सीपेक? क्या? अच्छा, नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, चाइना पाकिस्तान एफिशिएंसी ऑफ चोरों की। व्हाट इट क्लियर? खोपड़े में बात गई। तो चाइना ने यही काम किया था पाकिस्तान और इनके साथ, श्रीलंका के साथ। बांग्लादेश को भी वो पकड़ना चाहते थे, बट हमने थोड़ा समझा बुझा दिया, मैंने भी फोन किया था उनको, समझ में आ गई बात उनको, तो ये बच गए बेसिकली। समझ में आ गया? तो भाई बोरोइंग बढ़ गई, धनाधन पैसा हाथ में लग गया, तो चाइना ने श्रीलंका को, पाकिस्तान को पैसा दिया, उनके एयरपोर्ट्स, देयर आफ्टर उनके सी शोज, उसके बाद उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, उन सब पे अपने लोगों को लगाया, और बदले में बम्पर पैसा दिया उनको कि भाई आपके लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनको काम करने की आदत थी नहीं, अपना काम निकल गया, वापस चले गए और अनएम्प्लॉयमेंट फैला के छोड़ गए उस देश में। गॉट इट? गॉट इट चिल्ड्रन? चलिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अरे भाई ये तो होगा ही होगा, जब ढेर सारे पैसे आएंगे बाहर से तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मेरी कमाने की हैसियत है 500 रुपए की, और आप मेरे को 10,000 रुपीज लेंड कर दें, तो मेरा खर्चा, जब मैं 500 कमाता था तो 4, 450, 500 ही खर्च करता था। नाउ यू हैव गिवन मी 10,000 रुपी, यू आर अ कंट्री, आई एम अ कंट्री। अब मेरी खर्च करने की हैसियत भी बढ़ गई। जो सामान मेरी औकात के बाहर था, मैं भी उसको भी मार्केट में जाके खरीदता था। सेलर के तो वारे न्यारे हो गए, बांग्ला करने लग जाएगा वो। जो सामान अभी तक मैं नेगोशिएट करके खरीदता था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, 10 रुपी का बिस्किट का पैकेट है भाई, 7 रुपए का लगा लो, 8 का लगा लो, अब तो 10,000 रुपए आ गए। वो 10 रुपए का पैकेट हम 25 में खरीद रहे हैं। तो पैसे की कमी आपके पास है नहीं, आप सस्ती चीजों को भी कंट्री में महंगा खरीदोगे, तो कंट्री विल हैव इन्फ्लेशन। अब इस देश में इन्फ्लेशन हो गया, तो यहाँ पे हर चीज महंगी हो गई, रॉ मटेरियल भी महंगा हुआ, तो कुछ चीजें अगर श्रीलंका से या पाकिस्तान से इंडिया आती भी थी तो वो महंगी हो गई, तो हमने इनसे खरीदना बंद कर दिया। तो इस फिस्कल डेफिसिट की वजह से इनके एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। इनकी कंट्री में सामान महंगा है, तो जो लोग सोचते हैं भाई सामान महंगा है, चलो दूसरी कंट्री से खरीदें, तो इनका एक्सपोर्ट तो नीचे जा रहा है, रादर इंपोर्ट। सर मतलब कैंसर होने वाला है इनको एक तरह से, ये बस निपटने ही वाले हैं। निपटने वाले नहीं, निपट गए हैं दोनों पड़ोसी अपने। फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ गया, बढ़ गया। हमारे अफगानिस्तान के तो भाग ही गए थे, बट उसकी वजह तो कुछ और थी, अमेरिका भाग गया तो भी भाग गए। बट अब श्रीलंका में और पाकिस्तान में किसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होगा चिल्ड्रन? चाइना का। जो चाइना बोलेगा वही चलेगा। देखिएगा कुछ टाइम पाकिस्तान के लोगों की आंखें भी ऐसी हो जाएंगी छोटी छोटी। गॉट इट क्लियर? उनके यहाँ भी चाइना का नेशनल एंथम गाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलिए, तो फॉरेन डिपेंडेंस ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है भाई। वो जो दोस्त आपको आवारा की तरह घुमाता था स्कूल के बाद, जिसने ढेर सारे पैसे आपको दिए हैं, अब जब तक आप उसका पैसा वापस कर नहीं देते, आपकी कार उसी के घर में है। मम्मी से आपने बोल दिया रिपेयर सेंटर पे है, आपकी टू व्हीलर भी दोस्त के घर में है, मम्मी से बोल दिया चोरी हो गई है। आपकी साइकिल भी दोस्त के घर में है, मम्मी से बोल दिया पंचर हो गई थी, उसके घर में पार्क कर दिया है। आपके शूज भी उसी के घर में है, मम्मी से बोल दिया मंदिर गए थे दर्शन करने कृष्ण जी के, चोरी हो गए जूते, शर्ट पैंट बस बची हुई है। समझ गए? तो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। समझ में आ गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन मत लिखाइएगा, इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट पूछा जाए तो आंसर रेफर चाइना एंड पाकिस्तान, यू विल अंडरस्टैंड। रेफर चाइना एंड श्रीलंका, यू विल अंडरस्टैंड। टीचर विल गिव यू 0, देन यू विल अंडरस्टैंड। चलिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए झटपट।
देन चिल्ड्रन वी हैव लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट कर दें। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वैसे मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं बट एक बार फिर से। 20,000 करोड़ रुपए की फिस्कल डेफिसिट थी, मतलब बोरोइंग थी, इतना ही हमारा इंटरेस्ट है। मतलब आपका देश इतना भी नहीं कमा पा रहा कि इंटरेस्ट अपनी कमाई से दे पाए, आपको इंटरेस्ट देने के लिए भी बोरो करना पड़ रहा है। समझ में आया? पक्का? तो अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो गया तो इसका मतलब यू आर पेइंग योर इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोड फंड्स, फ्रॉम द बोरोड फंड्स। गॉट इट? तो देखते हैं सो कॉल्ड, इसका इम्प्लीकेशन तो नहीं होता कुछ भी बच्चों, इसका सिग्निफिकेंस होता है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस चिल्ड्रन? इट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, हाई प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाई फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, 20,000 करोड़ आपका इंटरेस्ट पेमेंट है और 20,000 करोड़ आपने बोरो किया, मतलब आपकी बोरोइंग आपके इंटरेस्ट के लिए यूज हो रही है, आपकी अपनी कमाई कोई खास नहीं है कि अपनी अर्निंग में से पैसा दे पाए। जो अर्निंग है भी, मतलब जो रेसिप्ट्स हैं भी, वो देश के लिए खर्च हो जा रही है पूरी की पूरी। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? ऐसा लोकल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है उन लोगों के साथ जो दनादन क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। एक समय ऐसा आता है बेचारे अपना इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाते, और इंटरेस्ट पे करने के लिए भी बोरो करना पड़ता है। ओके, तो सो कॉल्ड ये जितना ज्यादा होगा फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा। आपने बच्चों अगर ICRA का नाम सुना हो, आपने शायद क्रिसिल का नाम सुना होगा मेरे मुंह से बहुत बार, और आपने फिच का नाम सुना होगा। सो ICRA, क्रिसिल एंड फिच ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। मैं आपको क्रिसिल के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सर पहले तो बताइए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? आपका टीचर SUPW के ग्रेड आपको देगा, GS के ग्रेड देगा मार्कशीट में, बताएगा कि आप सोशली कितने यूजफुल और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। वैसे ही आप कितने फाइनेंशियली वेल बीइंग हैं, आप मतलब आपका बिजनेस, आपका देश, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद नहीं, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम है। तो जैसे स्कूल स्टूडेंट्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है ना, द चाइल्ड बेयर्स अ गुड एंड मॉरल कैरेक्टर, चाहे 365 में 200 दिन सस्पेंड रहा हो। समझ में आ गई बात? तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है बच्चों S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। इंडिया में इन्होंने कंपनी खोली इन द नेम ऑफ क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही फिच है और ऐसे ही ICRA है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ढेर सारा फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा करती हैं कंपनीज का, कंट्रीज का, और इसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट देती हैं। व्हाट इट? तो क्रिसिल वगैरह ये सारा डेटा आपका देखते हैं और फिर बताते हैं इट इज अ गुड कंट्री और अ बैड कंट्री, एंड अकॉर्डिंगली पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डिसाइड वेदर वी शुड गो इनटू दैट कंट्री और नॉट। तो मान लीजिए भाई आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग, इंडिया की रेटिंग 4.2 कर दी जाए, और मान लीजिए कनाडा की रेटिंग 1.2 कर दी जाए। So by people from Australia, US, China, Japan and many other countries children would love to invest where? In India. इनकी रेटिंग ज्यादा है। समझ में क्या? सर ये पैसे खिला पिला के भी हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े ही सो कॉल्ड जेनरस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत जेनरस। 0 PD का मतलब गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। कोई भी इनके ऊपर एडिशनल लोन नहीं है और कोई एडिशनल कमाई भी नहीं है। ये इज्जत वाली बात लिखी है, बेइज्जती वाली नहीं लिखी है इन्होंने। इनकी ना कोई कमाई है ना कोई लोन है इनके ऊपर, एंड दिस इज अ साइन ऑफ। बट अगर ये हाई है, 20,000 करोड़ हाई ही होता है, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला चिल्ड्रन, प्राइमरी डेफिसिट का, इट इज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो अगर 20,000 करोड़ रुपए आपका इंटरेस्ट था और 20,000 करोड़ ही आपका फिस्कल डेफिसिट है, मतलब यू आर बोरोइंग ओनली टू पे योर इंटरेस्ट बिकॉज यू आर अनेबल टू अर्न मनी टू पे इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई यू आर बोरोइंग। समझ में आ गया? तो अंदर तक जाएंगे तो पता लगेगा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट ऊपर ऊपर देखेंगे तो ये लगेगा ठीक है चलो इंटरेस्ट पे करने के लिए ही बोरो कर रहे हैं और किसी चीज के लिए बोरो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो सरप्लस आया
उसको अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके रिसोर्स का ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, तो ये अच्छा भी और खराब भी है। खराब इसलिए कि इंटरेस्ट पे करने के लिए भी बोरो करना पड़ रहा है, खराब इसलिए कि चलो भाई एटलीस्ट और कोई हमारे ऊपर बोरोइंग नहीं है। समझ में आ गई बात? पक्का? तो याद रखिएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, इसका इम्प्लीकेशन होता है, प्राइमरी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता, इट हैज ओनली सम सिग्निफिकेंस। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, बस ये दो कैलकुलेशन को जोड़ के एक आउटपुट देता है आपको। ये समझे बच्चों? पक्का? तो देश की हरकतें रोजमर्रा की रेवेन्यू डेफिसिट से पता चलेंगी, और देश का जो स्टेटस है वो फिस्कल और प्राइमरी से पता लग जाता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, ये भी मैंने आपको करा दिया था न्यूमेरिकल। ये वाला भी शायद कर लिया था कि नहीं, ये वाला कर लिया था हमने। चलिए, हाँ ये वाला भी हो चुका था, आई रिमेम्बर। चलिए, दिस ऑल वी डिड अर्लियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद द न्यू